नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन पे, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, कुछ साल पहले जब ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ईथर, ये सब का बंदरबाट चल रहा था, तो काफ़ी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको बरगलाया होगा कि इसको आप ख़रीद लीजिए, और अगर आप इसको $1 पे ख़रीदे होते इस साल, बहुत साल पहले, तो अभी आप कैसे कैसे मिलियनेयर हो गए होते। और ये सब झुलासा में फंस के काफ़ी गरीब जनता इसमें अपना पैसा डाल चुका होगा। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इसमें आपका पैसा ज़ीरो पे जा सकता है। एनालॉजी से अगर इसको हम लोग समझें तो बचपन में हम लोग एक पिलो पासिंग वाला गेम खेलते थे। आपको भी पता होगा, याद होगा कि म्यूज़िक चलते रहता था और लोग पिलो को पास करता था, और जहाँ पे म्यूज़िक रुकता था, जिसके हाथ में पिलो रह जाता था, वो आउट हो जाता था गेम से। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि लोग बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि कोई उनको ख़रीदार दूसरा मिल जाएगा जो उनसे ज़्यादा वैल्यू देके उसको ख़रीद लेगा, ज़्यादा पैसा देके, है ना। और अगर आपको वैसा बायर नहीं मिलता है समय पे और म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है, तो पिलो आप ही के हाथ में रह जाएगा और आप गेम से आउट हो जाएंगे। जैसा कि हम पहला वीडियो में बोल चुके हैं कि हम लोग करीब हैं और हम लोग को गेम में बने रहना है, हम लोग गेम से आउट नहीं होना है। ठीक है, लिव टू फाइट अनदर डे। और इस टाइप का जो बबल सिनेरियोज होता है, उसमें द वन हु गेट्स आउट फर्स्ट विंस। ठीक है, सिंपल सा बात यह है कि आप पहले निकल गए तब आप जीत गए, नहीं तो आप बर्बाद हो गए। तो वॉरेन बफेट का ऐसा कहना है कि अगर आप उनको सारा बिटकॉइन दुनिया का दे दीजिए तो भी वो $25 उसका नहीं देंगे, क्योंकि उनको डाउट है कि उसका $35 देने के लिए उनको कोई मिलेगा, है ना। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बिटकॉइन जब 1 करोड़ और 60 लाख रुपया का चल रहा है ना, तो वो बोल रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड का बिटकॉइन अगर आप हमको $25 में देंगे तो भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा आदमी ऐसा बात क्यों बोल रहा है? और ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सारा ही क्रिप्टो करेंसीज के लिए बोल रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज जो है, ये सब नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्या होता है? तो वो होता है कि जो साल में कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब खुद तो वो है ही, लेकिन वो खुद मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, या क्रिप्टो करेंसीज, या ये जैकेट, या हवा, पानी, नमक का बोरा, ये सब को अगर आप स्टोर करके रख लेंगे तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 साल बाद। जैसे कि आप गोल्ड बार अगर आप 100 ग्राम का बैंक में जमा करा दिए और अगले साल जाके देखेंगे तो अपने हवा से वो 110 ग्राम नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप मुर्गी को अगर बैंक का लॉकर में रखेंगे तो वो 12 महीना में 12 अंडा भी देगी और 1 मुर्गी, तो आप जाके देखेंगे तो इतना चीज़ आपको मिलेगा वापस, है ना। प्रोडक्टिव एसेट क्या होता है? तो प्रोडक्टिव एसेट जैसे कि आप फार्म लैंड खरीद लिए, है ना, खेती के लिए ज़मीन खरीदे, या फिर आप एक अपार्टमेंट खरीद लिए, या कोई इंडस्ट्री खरीद लिए। तो ये सब क्या है कि साल में कुछ आपको इनकम जनरेट करती है। एक तो वो एसेट तो रहता ही है, प्लस वो कुछ इनकम जनरेट करती है। जैसे कि आप खेती के लिए ज़मीन खरीदेंगे, लेटस से 1 लाख रुपया आप देते हैं, तो आप 3000 रुपया आप उससे इनकम साल में एक्सपेक्ट करते हैं। या आप खेती का जो धान होगा 30,000 का बेचेंगे, कुछ मार्जिन बचेगा, है ना। अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको भाड़ा आएगा, रेंट आएगा 20,000 रुपया, 1 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट पे लगभग रेंट आ जाएगा, तो 2% का यील्ड हो गया, है ना। और बाकी आप फ्लैट जब बाद में बेचेंगे तो वो तो आपको कुछ मिलेगा ही। तो ये सब प्रोडक्टिव एसेट है। देखिए, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले हम लोग उसका वैल्यू डिफाइन करते हैं, मतलब कि आप उसका कितना दाम देने तैयार हैं। ठीक है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपका कुछ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा, है ना, कि लेटस से कि आप फार्म लैंड खरीद रहे हैं और वो साल में 20 रुपये का ही धान प्रोड्यूस करता है, 1 एकड़ का ज़मीन, तो आप उसका 400 रुपया से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, ये लैंड खरीद रहे हैं, 20 साल में मेरा 20-20 रुपया करके 400 रुपया निकलेगा, तो 20 साल में निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा और ज़मीन तो रहेगा ही। तो प्रोडक्टिव एसेट तो वो नहीं है, मतलब आपको साल में बिटकॉइन आपको कुछ देने वाला नहीं है, तो क्या इसका वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए? तो आप सोचेंगे कि प्रोड्यूस तो गोल्ड भी कुछ नहीं करता है ना, तो उसका भी तो वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, पर उसका तो दाम चढ़े जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। कमोडिटीज़ उन चीज़ों को बोलते हैं जो किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो सिल्वर, कॉपर, राइस, ग्रेन, व्हीट, क्रूड ऑयल,
ये सब नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स होता है, मतलब इनका वैल्यू खुद से मल्टीप्लाई नहीं होता है। कमोडिटीज़ का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। सप्लाई कहाँ से आएगा, तो फॉर एग्जांपल कॉपर का अगर हम लोग बात करें तो वो माइनिंग से आएगा, है ना। कॉपर तो माइन हो रहा है या फिर रिसाइकल हो रहा है। और डिमांड कहाँ से आएगा, तो कॉपर आपका एसी में लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बनती हैं तो उसमें, तो इससे उसका डिमांड क्रिएट हो रहा है ना। एक तरफ से सप्लाई है और एक तरफ से डिमांड है, सिंक बोल सकते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली अगर कोई कंपनी है जिसमें कि कॉपर वायरिंग लगता है और वो आगे कस्टमर को 100 रुपये में वो मोटर बेचती है, तो वो चाहती है कि ये मार्केट रेट जो है 100 रुपये का फ्लक्चुएट ना करे, नहीं तो कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस होगा और वो शायद भाग जाएंगे दूसरे किसी वेंडर के पास, है ना। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहती है कि उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फ्लक्चुएट ना करे, है ना, क्योंकि वो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर ऊपर नीचे होगा तो वो चेंज हो सकता है। तो वो क्या करती है कि एक्सचेंज पे जाके कॉपर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगी, जैसे कि 6 महीने बाद का एक्सपायरी का वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसी को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस तरह सप्लाई एंड डिमांड पे कमोडिटी का वैल्यू डिफाइन होता है ना। तो क्या बिटकॉइन का वैल्यू हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो एक कमोडिटी नहीं है, वो एज ए रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्या बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है? पहले समझते हैं कि करेंसी होता क्या है। करेंसी असल में एक ट्रस्ट सिस्टम होता है, मतलब कि अगर आप 100 रुपये का नोट पर्स में रख के छोड़ देते हैं तो आप इस विश्वास पे छोड़ते हैं कि उसका वैल्यू प्रिजर्व रहेगा, 10 साल बाद भी आप उससे 2 लीटर दूध खरीद पाएंगे। आरबीआई भी आपको भरोसा दिलाती है कि आई एग्री टू पे द बियरर इक्विवेलेंट वैल्यू। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये सब समझने के लिए हम लोग को पहले पैसा का थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। देखिए, मॉनेटरी सिस्टम जो होता है वो समय के साथ इवॉल्व होता है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पर उसमें नापतोल करना मुश्किल था। जैसे कि आपके पास बकरा है और आपको धान खरीदना है, तो धान बेचने वाले को भी बकरा का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो आपके साथ एक्सचेंज ही नहीं करेगा, है ना। तो ये बार्टर सिस्टम के बाद एक समय पे नमक से ट्रेडिंग होने लग गया, क्योंकि नमक सबको चाहिए था। पर सॉल्ट जो है वो हैवी होता है और उसका वैल्यू डेंसिटी कम होता है। वैल्यू डेंसिटी को आप बैटरी के एनर्जी डेंसिटी जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टोरेज और बड़ा ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आने लगा। बाद में सॉल्ट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी इजी हो गया और फिर नमक का स्कैरसिटी नहीं रहा। देखिए, करेंसी बनने के लिए स्कैरसिटी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि वो चीज़ दुर्लभ होना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसको बहुत आसानी से पा लेगा और फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। फिर नमक के बाद सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड ये सब का कॉइन आया, पर फाइनली लोग गोल्ड पे सेटल किया, क्योंकि वो रेयर होता है और उसका वैल्यू डेंसिटी बहुत हाई है। ऊपर से गोल्ड एक नोबल मेटल है, मतलब कि उसमें जंग नहीं लगता है। पर गोल्ड का सप्लाई नेचुरली लिमिटेड होता है, मतलब कि साल में 1 से 2% ही नया गोल्ड माइन होता है। और गवर्नमेंट को मनी सप्लाई के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है, मतलब कि वो जब चाहे उसका सप्लाई बढ़ा घटा सके। तो इसलिए आया फियाट करेंसी डॉलर, जो कि अभी अपना रिज़र्व करेंसी है। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ट्रेड बढ़ता है और वर्ल्ड वार होता है, तो इस टाइप के इकोनॉमिक बूम के टाइम क्रेडिट का डिमांड बढ़ जाता है, और उस टाइम पे अगर मनी सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो ग्रोथ चोक हो सकता है ना। सिमिलरली ख़राब टाइम पे जब क्रेडिट क्रंच होता है, बेरोजगारी और मायूसी का मंजर होता है चारों तरफ, तो सरकार अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए बाज़ार में पैसा छोड़ देती है। मतलब वो कम ब्याज दर पे लोग को पैसा देती है ताकि आप जाएं और उस पैसा से इनोवेशन करें, इंडस्ट्री लगाएं, रोज़गार दें और इस इकोनॉमिक व्हील को फिर से चालू करें। ये सब करने के लिए सरकार को एक ऐसा करेंसी चाहिए होता है जिसको वो कंट्रोल कर सके, प्रिंट कर सके। लेकिन गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इन्फ्लेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग डॉलर पर शिफ्ट हो गया। पर देश जब ज़्यादा प्रिंटिंग करने लग जाता है तो उस करेंसी का परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाता है, तो फिर से धरती जो है वो एक लिमिटेड सप्लाई वाले करेंसी की ओर देखने लग जाता है। अब ये सब में बिटकॉइन कहाँ आता है? गोल्ड के जैसे देखिए, बिटकॉइन का भी सप्लाई लिमिटेड है,
मतलब कि बिटकॉइन को भी कोई गवर्नमेंट इन्फ्लेट या डिबेस नहीं कर सकती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो किसी देश का हेजमनी नहीं है बिटकॉइन पे। कोई कंट्री सैंक्शंस नहीं लगा सकती है, दूसरा का रिजर्व फ्रीज नहीं कर सकती है। उसका सीक्रेट फ्रेज अगर याद कर लें आप, तो आपको किसी बिटकॉइन वॉलेट का भी ज़रूरत नहीं है। प्लस बॉर्डरलेस है, कोड नहीं होता है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान है। थियोरेटिकली ये गोल्ड का डिजिटल वर्जन कह सकते हैं आप इसको, या फिर उससे शायद कुछ बेटर। तो क्या बिटकॉइन एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है? पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिजर्व एसेट बनने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन चाहिए और वाइड स्प्रेड ट्रस्ट चाहिए। अगर सब कोई इसको स्टोर ऑफ वैल्यू मानने लगे तो वोलेटिलिटी नेचुरली कम हो जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस स्टेबलाइज कर जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है फ्यूचर में कि सारे गवर्नमेंट्स मिलके कोई नया डिजिटल एसेट बनाएं जिसमें उनको कंट्रोल भी मिले और ब्लॉकचेन का एफिशिएंसी भी मिले। और हमको लगता है कि जैसे जैसे मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व करेगा तो इस टाइप का कोई चीज़ फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिल सकता है। बात यह है कि अगर ये लोग कोई और कॉइन ले आता है ग्लोबल कंसेंसस करके, तो फिर बिटकॉइन के साथ क्या होगा? तो उसके साथ वही होगा जो सबके साथ होते आया है ना। हर कहो जी हर कहो। बस इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।